बहुत समय पहले की बात है। लालगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में सोहन अपनी पत्नी राधा, छोटी बेटी पिंकी और अपने बूढ़े पिता रामलाल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सोहन की मां का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और रामलाल की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अप्रैल का महीना था। यूं तो गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से सुंदरपुर गांव के लोग बहुत परेशान थे। अजी, देख रहे हो इस साल कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज अभी उगा ही है और उगते ही देखो कैसे आग बरसा रहा है। हाँ भाग्यवान, इस साल की गर्मी तो कुछ ज्यादा ही भयंकर है। इतनी कड़ी धूप में काम करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पूरा शरीर पसीने से टपकने लगता है और पैर तो गर्म रेत से सिक से जाते हैं। हाँ जी, आप अकेले ही इतनी कड़ी धूप में खेत में कितनी मेहनत करते हो। आपको तो इस गर्मी में कितनी परेशानी होती होगी ना। अरे भाग्यवान, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर गरीब ही मौसम के डर से घर बैठ गया तो खाएगा क्या। हाँ जी, ये तो आप ठीक कहते हो। काम तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा हम गरीब कर ही क्या सकते हैं। चलिए, मैं आपके लिए खाना बांध देती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने आपका खाना बांध दिया है। समय पर खा लीजिएगा। और हाँ, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो धूप में ज्यादा देर काम मत करना। हाँ ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। तुम बेटी का ख्याल रखना और बाबूजी को टाइम पर दवाइयाँ दे देना। मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर सोहन खेत के लिए चल पड़ता है। सोहन अपने खेत पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी तरह से पककर खेत में सोने की तरह लहलहा रही है। यह देखकर सोहन बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। लगता है इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। सोहन यह सब बातें करते करते फसल की कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके पास उसका दोस्त गोपाल दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या बात है गोपाल भाई, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो, क्या हुआ? गोपाल सोहन को सारी बात बताता है। अरे सोहन भाई, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। सोहन घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे लेटे दर्द भरी आवाज में कहराह रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? सोहन के बार बार पूछने पर भी रामलाल कुछ नहीं बोलते, बस दर्द से कहराहे जा रहे थे। सोहन से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती है और वह जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए सर, मैंने आपके पिताजी की अच्छे से जांच की, जिसमें पता चला है कि इनको एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है और इस ऑपरेशन में लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। क्या डॉक्टर साहब, 50,000? इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। इतने सारे पैसे मैं गरीब कहाँ से लेके आऊंगा? देखिए सर, पैसे का तो इंतजाम करना ही होगा। आपको आज शाम तक का समय है, जल्दी इंतजाम करिए। बेचारा सोहन चुपचाप खड़े यही सोचे जा रहा था कि वह इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करेगा। यही चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। बेचारा सोहन दुखी मन से मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। सोहन राधा को सारी बातें बताता है। देख लो भाग्यवान, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? वो मेरे गहने पड़े हैं ना, आप उन्हें बेच दो और बाबूजी का इलाज करवा लो। अरे भाग्यवान, उन्हें कैसे बेच दें? वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना, और वैसे भी उन गहनों के बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अजी, इन गहनों की कीमत बाबूजी की जान से ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं, गहने तो हम और ले लेंगे। आप इन्हें जल्दी से बेच दीजिए और बाबूजी का इलाज करवाइए। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अभी इन गहनों को लेकर लाला होशियारी लाल के पास जाता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से चल पड़ता है
अरे आओ आओ सोहनलाल, आज कैसे भागे भागे आ रहे हो? क्या हुआ? अरे लाला जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए बोला है, जिसके लिए 50,000 रुपए चाहिए। ये लो लाला जी मेरी बीवी के गहने, और आप इनके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। अरे सोहनलाल, मैं तुम्हें इन गहनों के बदले में केवल 10,000 रुपए ही दे सकता हूँ। काका क्या लाला जी, सिर्फ 10,000 रुपए? हाँ सोहन, मैं इन गहनों के बस 10,000 रुपए ही दे सकता हूँ। इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। लेने हैं तो बताओ, वरना यहां से चलते बनो। अरे लाला जी ऐसे मत करो। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने पिता की जान नहीं बचा पाऊंगा। मुझे 50,000 रुपए दे दो लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख सोहनलाल, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ। तुम अपना घर और जमीन गिरवी रख दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दे दूंगा। और जैसे ही तुम मेरे पैसे चुका दोगे तो मैं तुम्हारा घर जमीन वापस कर दूंगा। सोहन कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर हां कर देता है। वह बेचारा कर ही क्या सकता था, तो अपने घर जमीन को गिरवी रखकर वह लाला होशियारी लाल से 50,000 रुपए ले लेता है। मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा लाला जी। इतना कहकर सोहन सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। यह लीजिए डॉक्टर साहब 50,000 रुपए, और अब आप मेरे पिताजी का इलाज शुरू कीजिए। पैसे लेकर वह डॉक्टर सोहन के पिता का इलाज कर देते हैं। सोहन अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। अजी आ गए आप? बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? अब तो पिताजी की तबीयत ठीक है भाग्यवान, ऑपरेशन हो चुका है। बस डॉक्टर ने इनको थोड़ा आराम और दवाइयां समय पर लेने को बोला है। मजबूरी में बेचारे सोहन को ना चाहते हुए भी अपना घर और खेत गिरवी रखने पड़े, और अब इस भयंकर गर्मी में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अजी देख रहे हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और बाबूजी की दवाइयां भी खत्म होने ही वाली हैं। हाँ भाग्यवान, सब पता है। मैं आज ही कोई काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बाबूजी को समय पर दवाइयां दे देना, और आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो बिटिया को बाहर मत जाने देना। अजी, हमें उस लाला होशियारी लाल के पैसे भी चुकाने हैं, और ऊपर से ये तपती गर्मी भी जान ले रही है। आप अकेले इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे? सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी यहीं आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लूं। कम से कम बाबूजी की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सके। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम यही घर के आसपास कोई काम देख लेना। अभी मैं भी कोई काम की तलाश करता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करते हैं तो उन दोनों को काम मिल जाता है। वे दोनों इस कड़कती गर्मी में सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि उनके घर का राशन और बाबूजी की दवाइयां आ सके। सुबह होते ही सोहन काम पर चला जाता है। माँ, ओह माँ, देखो ना आज कितनी गर्मी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आएं। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता ही कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। और देखो इस गर्मी से मेरा कैसा हाल हो गया है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। राधा अपनी बेटी से यह कह ही रही होती है कि तभी उनके घर लाला होशियारी लाल आ जाता है। सोहन, अरे ओ सोहनलाल, घर पे हो क्या? बाहर तो आओ जरा। लाला होशियारी लाल आवाज लगाता है तो राधा बाहर आती है। आइए लाला जी। राम राम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ?
और पिंकी के पापा तो घर पे नहीं हैं। वे तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। अरे राधा, वो सोहन ने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, वही लेने आया हूँ। अच्छा, तो मैं शाम को फिर आता हूँ। इतना कहकर लाला होशियारी लाल वहां से चला जाता है। लेकिन बेचारी राधा अब इस चिंता में डूब जाती है कि इतने पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। चिंताओं से घिरी पैसों के बारे में सोचते सोचते वह भी काम पर चली जाती है। वे बेचारे दोनों इस चिलचिलाती धूप में खड़ी मेहनत करते ताकि किसी तरह एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार का गुजारा चला सके। बाहर जून की गर्मी अपना कहर बरसा रही थी। सूरज तो मानो आसमान से आग बरसा रहा था, जैसे धरती से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। गांव का चौपाल जहां लोग आकर बैठा करते थे, बच्चे जहां खेला करते थे, अब वह सुना पड़ा था। पक्षियों ने भी उड़ना छोड़ दिया था और इंसान तो जैसे घरों में कैद हो गए थे। गर्म लू ऐसे चल रही थी जैसे रेत के तूफान में सब कुछ बहा ले जाएगी। कुछ इक्के दुक्के लोग ही थे जो सोहन की तरह इस कड़कड़ाती गर्मी में अपना पेट पालने के लिए अपना पसीना बहा रहे थे। शाम होते होते सोहन मेहनत मजदूरी करके घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन गर्मी अभी भी अपने चरम सीमा पर थी। पसीने से लथपथ सोहन घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर के दरवाजे पर खड़ी राधा उसके आने की राह देख रही है। हे भगवान, पता नहीं भाग्यवान इस साल ऊपर वाला कैसा गर्मी का कहर बरसा रहा है। काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगा। हाँ जी, आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। लगता है कि सूरज आज हमारे शरीर का पूरा खून चूस कर ही मानेगा। हाँ भाग्यवान, जल्दी से कुछ ठंडा लाओ पीने को, वरना लग रहा है ये बेरहम गर्मी तो जान ही ले लेगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि लाला होशियारी लाल उनके घर फिर से आ धमकता है। अरे क्या बात है सोहन, तू वो पैसे कब देगा? वो रकम दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। ब्याज व्याज करके अब तुम्हारी ओर 65,000 रुपए हो गए हैं। 2 महीने होने को आए हैं और तुमने अभी तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं चुकाई। का क्या बात है लाला जी, इतने सारे पैसे कर दिए ब्याज के। लेकिन अभी तो हमारी इतनी आमदनी नहीं हुई कि हम आपके इतने सारे पैसे एक साथ चुका सके। देख सोहन, मैं आमदनी वामदनी कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। लाला जी, आप मुझे बस थोड़ी सी ही मोहलत और दीजिए, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख सोहनलाल, मैं ज्यादा घुमा फिराकर बातें नहीं करता। तुझे बस 3 दिन का समय है। मुझे मेरे जल्द से जल्द पैसे चाहिए, वरना तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर लाला होशियारी लाल बिना सोहन की एक बात सुने वहां से चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, अब इतने पैसों का इंतजाम हम अचानक से कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, लेकिन इंतजाम तो करना ही होगा, वरना ये लाला हमें घर से बाहर फेंकवा देगा। आप एक काम कीजिए ना, अपने दोस्त मंगरू या आपके सेठ से पैसे मांगकर देख लो, क्या पता वे मदद कर दें। भाग्यवान, मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूं, तुम आज घर पे ही रहना। देखो, अभी सूरज ठीक से निकला ही नहीं और गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। तुम बेटी और बाबूजी का ध्यान रखना। इतना कहकर सोहन सुबह सुबह पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। सबसे पहले सोहन अपने दोस्त मंगरू के घर जाता है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, क्योंकि वह पास के ही शहर में नौकरी करता था। सोहन मंगरू को सारी बातें बताता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। मंगरू भाई, मेरी कुछ समय के लिए मदद कर दो, मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने उस लाला होशियारी लाल को पैसे नहीं दिए तो वह हमें घर से बेदखल कर देगा। कक्का क्या 65,000 रुपए? ना सोहन भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो कितनी गर्मी पड़ रही है और मेरी बेटी ऐसी लेने की जिद कर रही है। माफ करना सोहन भाई,
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मंगरू सोहन की बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। बेचारा सोहन वहां से दुखी मन से चला जाता है। वह अपने दोस्त रिश्तेदार सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सोहन को मदद के लिए भटकते भटकते 2 दिन हो चुके थे। आखिर वह मदद की उम्मीद लेकर अपने सेठ माणकचंद के पास जाता है, जिसके यहाँ वह मजदूरी करता था। सोहन अपने सेठ को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। सेठ जी, अब तो केवल आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी मदद करो सेठ जी, नहीं तो वह लाला होशियारी लाल मुझे घर से निकाल देगा। अरे सोहन, जो तुम बोल रहे हो वह तो बहुत बड़ी रकम है, और अभी तो तुम्हें काम करते हुए 2 महीने ही हुए हैं, और वैसे भी इस गर्मी में धंधा बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, तो माफ करना सोहन, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। ऐसा मत करो मालिक, किसी ने मेरी मदद नहीं की, आप तो मेरी मदद करो मालिक। मैं आपका एक एक पैसा दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। अरे सोहन, ऐसे में सबको पैसे देता रहा, फिर तो मेरा एक दिन दिवालिया ही निकल जाएगा। माफ करो भाई, मैं तुम्हें इतना सारा पैसा नहीं दे सकता। नहीं भाई नहीं। सोहन की आखिरी उम्मीद, उसका सेठ माणकचंद भी उसकी कोई मदद नहीं करता है। बेचारा सोहन खाली हाथ वहां से निराशा भरी नजरों से चला जाता है। वह बेचारा मन ही मन अपनी किस्मत और आजकल के लोगों के इस बुरे व्यवहार के बारे में सोचे जा रहा था। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कल तक मैं अपने घर को बचा पाऊंगा भी या नहीं। ऐसा सोचते सोचते सोहन घर पहुंचता है। अजी आ गए आप? कुछ इंतजाम हुआ पैसे का? नहीं भाग्यवान, मैं अपने दोस्त रिश्तेदार यहाँ तक कि अपने सेठ सबके पास जाकर देख लिया, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अरे फिर क्या होगा जी? वो लाला होशियारी लाल कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ भाग्यवान, यही तो चिंता खाए जा रही है। अब तो बस ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। अजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पिछली बार जब लाला होशियारी लाल आया था तो वह कह रहा था ना, अगर हमने उसे पूरे पैसे नहीं दिए तो वह हमें घर से बाहर निकाल देगा। अगर उसने सच में ऐसा किया तो हम इतनी गर्मी में बाबूजी और बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? सुबह के ठीक से 10 भी नहीं बजे थे कि लाला होशियारी लाल सोहन के घर पर आ जाता है। सोहन, अरे ओ सोहन लाल, बाहर आ तो जरा। लाला होशियारी लाल की आवाज सुनकर राधा और सोहन घबरा जाते हैं। ये आ गया सुबह सुबह। सोहन और राधा बाहर आकर देखते हैं कि लाला होशियारी लाल अपने मूंछों पर ताव दिए रौब में उनके घर के बाहर खड़ा है। ला भाई सोहन लाल, मेरे 65,000 रुपए दे। तुझे दिया हुआ 3 दिन का समय पूरा हो चुका है। लाला जी, अभी तक मुझसे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। मोहलत? अरे भाई, और कितनी मोहलत दूं? पिछले कितने दिनों से तुम्हारे मुंह से यही बात सुनते आ रहा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा मत करो लाला जी, थोड़ा रहम करो मुझ गरीब पर। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता सोहन। निर्धारित समय पर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुम्हारा गिरवी रखा हुआ घर और जमीन अब मेरे हो चुके हैं। इतना कहकर लाला होशियारी लाल सोहन और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। सोहन लाला के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता है। बेचारा सोहन उस भरी दोपहरी में अपने परिवार को लेकर घर से चल पड़ता है। पापा, उन अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी गर्मी में कहाँ पर जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है पापा। घर से हम जितना पानी लेकर आए थे वह तो खत्म हो गया। अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वो देखो सामने पानी बेचने वाला,
मैं उसके पास जाकर पानी लेकर आता हूँ। सोहन जल्दी से उस पानी बेचने वाले के पास जाता है। अरे ताऊ जी, पानी का गिलास कितने रुपए का दिया? 5 रुपए का गिलास है बेटा, बताओ कितने दूं? अरे ताऊ जी, अभी तक तो 2 रुपए का मिल रहा था, अब अचानक ऐसे 5 रुपए का कैसे हो गया? अरे बेटा, गर्मी भी तो देखो कितनी ज्यादा है। क्या करें, पानी मिलता भी कहाँ है इतनी आसानी से, दूर नदी से लाना पड़ता है। मैं गरीब इसी काम से अपना घर चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है ताऊ जी, 2 गिलास दे दीजिए। सोहन उस दुकान से पानी लाकर अपने परिवार को दे देता है। अजी, आप भी पानी पी लीजिए थोड़ा, देखिए तो कितनी गर्मी है। नहीं भाग्यवान, मैंने पानी पी लिया था वहीं, तुम पियो। राधा जानती थी कि सोहन पैसों की वजह से पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि जब वह पानी लेने गया था तो वह उसे ही देख रही थी। राधा थोड़ा पानी बचाकर सोहन को देती है। सब थोड़ा थोड़ा पानी आपस में बांटकर पीते हैं। अजी, हमें रहने के लिए कोई जगह देखनी होगी, वरना हम इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे। हाँ भाग्यवान, लेकिन अभी तो सब लोग चलकर बहुत थक गए हैं। एक काम करते हैं, किसी पेड़ की छांव में बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं। जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तब रहने का कोई ठिकाना देखेंगे। वे सभी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह से भूखे पेट होने से उन सभी को बहुत भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? हाँ बेटा, खाने के लिए थोड़ी बहुत रात वाली रोटी और अचार था, हमने पहले इसे खाया नहीं। अब तो बेटा वो सब इतनी गर्मी की वजह से पूरी तरह से सड़ चुके हैं। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब क्या करूं मैं? एक तो बेघर, ऊपर से यह गर्मी और फिर खाने की मार। अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वह सब ठीक कर देगा। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, एक काम करता हूँ, यहाँ आसपास कुछ खाने को देखता हूँ, अगर मिल गया तो लेकर आता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से खाने की तलाश में चला जाता है। सोहन आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। जब वह वापस लौट रहा था तभी उसके सामने एक साधु महाराज आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। सोहन इतना ज्यादा परेशान था कि वह उन साधु महाराज को सब कुछ बता देता है। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंदिर में ले चलता हूँ, वहां तुम आराम से खाना खा सकते हो। सोहन अपने परिवार को लेकर साधु महाराज के साथ मंदिर जाता है, जहां पर वह पेट भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे वह साधु महाराज मिल गए, वरना पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे खाना खिला पाता। भगवान हम जैसे गरीब बेसहारा लोगों की तकलीफ समझता है जी। जरूर उन्होंने ही उन साधु महाराज को हमारे पास भेजा होगा। लेकिन राधा, हम रहेंगे कहाँ? बाबूजी और बच्ची को लेकर इस गर्मी में कहाँ जाएंगे? यह तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ बेटा, राधा बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। भंडारा खाकर सोहन और उसका परिवार वहां से निकल जाते हैं। वे रहने के लिए काफी जगह तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिलती। आखिरकार वे थक हार कर उसी बड़े से पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं। उन्हें उस पेड़ के नीचे इस भयंकर गर्मी में भूखे प्यासे रहते कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अजी, देख रहे हो गर्मी और भूख प्यास से बाबूजी और बेटी कैसे हो गए हैं। मुझसे तो अब इनकी ये हालत देखी नहीं जाती। हाँ भाग्यवान, लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे दोस्त रिश्तेदार सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। हाँ जी, भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। हमने तो आज तक सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ भाग्यवान, शायद ये हमारी कठिन परीक्षा का समय चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा। बस भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे।
वे दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वह साधु महाराज उनके पास आ जाते हैं। अरे, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मिले थे। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम चले गए। अब मेरे साथ चलो, तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो गई है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना, ट्रस्ट सब सुविधा देगा। बस सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना। अब चलो मेरे साथ। साधु महाराज उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक अच्छे से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। बेटा, आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। यह तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज जी। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सोहन साधु महाराज को धन्यवाद ही कर रहा होता है कि पलक झपकते ही वे गायब हो जाते हैं और वहां भगवान शिव की एक मूर्ति प्रकट हो जाती है। ये देखकर वे लोग सब कुछ समझ जाते हैं। शिव जी ने उनके लिए यह सब किया, ये जानकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन से सोहन रोज मंदिर जाकर भगवान की सेवा करने लगा। भगवान ने जो घर दिया उसमें उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। अब उसके परिवार के सारे दुख खत्म हो चुके थे। वह भगवान की सेवा करता और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।